guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए धुकुर वीडियो लेकर के। आज की कहानी किस बारे में होने वाली है ये तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन कहानी में जंप करने से पहले हमारे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना। ये बताओ कि अभी इस वक्त पे हमारी इस वीडियो को कौन कौन लोग अपने घर में अपने फैमिली वालों के बीच में बैठ करके देख रहे हो। दूसरे, कौन कौन से लोग अकेले अपने हॉस्टल में बैठ करके देख रहे हो। तीसरे, कौन कौन से लोग अपने प्राइवेट फ्लैट में अकेले अंधेरे की तन्हाई में बैठ करके देख रहे हो। अगर अपने फैमिली वालों के साथ देख रहे हो तो टेंशन मत लो। टेंशन लेने की बात तो उन लोगों के लिए है जो लोग अकेले हॉस्टल में है या फिर अकेले अपने फ्लैट पर है। आप दोनों टाइप के लोगों के लिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद बाथरूम जाने से पहले 1 नंबर या 2 नंबर करने से पहले आप लोग 50 बार सोचोगे और आज की रात बहुत मुश्किलों भरी रात होने वाली है। आज से पहले हमने हमारे इसी चैनल पर हजारों हॉन्टेड फ्लैट और हॉन्टेड वॉशरूम के बारे में कहानियां सुनाई है, लेकिन हम लोग दावा ठोक करके बोलते हैं आज की कहानी जितनी ज्यादा डरावनी होने वाली है ना, हमने इतनी डरावनी कहानी कभी नहीं सुनाई है। कहानी स्टार्ट होने से पहले ही मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। आज की कहानी होने वाली है एक टीनेजर बच्चे के बारे में जो कि एक हॉन्टेड फ्लैट के चंगुल में फंस जाता है और बेचारी की इतनी दर्दनाक मौत होती है ना कि मरने से पहले उसे पानी तक नसीब नहीं होती है। आप समझ सकते हो ये कहानी डरावनी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को यह भी समझ में आएगा कि क्यों हमारे पेरेंट्स आज भी हम बच्चों को अकेले बाहर पढ़ने जाने देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, और अगर हमें भेज भी देते हैं ना तो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके भेजते हैं। तो जो लोग बाहर हॉस्टल में रह रहे हो या फ्लैट में रह रहे हो, आप लोग तो ये वीडियो जरूर देखना। यू नेवर नो, मे बी आज की कहानी से ही आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलो, हमने ऑलरेडी काफी डिले कर दिया है, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो में जंप करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ के उतर के थोड़ा सा रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लीजिए। धुकुर वाली आंटी अपने दर्शन देने तो इस वीडियो में आएंगी ही, और जैसा कि दीदी ने ऑलरेडी बता दिया है कि आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। उसके साथ ही साथ इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग तो उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और साथ ही साथ इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को अपने खुद के कमरे में अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। तो दीदी चलो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की ये जो कहानी है वो है एक 17-18 साल के लड़के के बारे में जिसका नाम रवि हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली आज रवि हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। आज की ये कहानी रवि की खुद की छोटी बहन श्रेया ने हमारे साथ शेयर की है। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि श्रेया ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया है कि दीदी मेरे भाई का नाम प्लीज चेंज मत करना, क्योंकि वो अपने भाई को उसके रियल नेम से ही याद करना चाहती है। तो श्रेया के इस रिक्वेस्ट को हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और इस पूरी कहानी में हम लोग रवि को रवि कह के ही संबोधित करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रवि के बचपन के बारे में। जब रवि जन्म लेता है ना तो वो इतना सुंदर था कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल गए थे। लोगों ने तो ऐसा कहा था कि ऐसा मानो भगवान श्री कृष्ण ने खुद से धरती पे वापस से जन्म लिया है। रवि जब थोड़ा बड़ा हो गया, 1-2 साल का हो गया, जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी शरारतें तो आसमान छूती थी। वो बच्चा इतना नटखट था कि अपने घर वालों के नाक में तो दम करके रखता था, अपने मोहल्ले वालों के भी नाक में दम करके रख देता था, लेकिन मोहल्ले वाले कभी इरिटेट नहीं होते थे। उन सबको रवि की ये हरकतें बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी। अभी रवि जब थोड़ा बड़ा हो गया, इमेजिन वो 5 साल का हो गया, 5 साल के बाद से रवि की जो हरकतें है ना अचानक से बहुत चेंज हो गई। जो बच्चा इतना नटखट था कि वो नहीं संभालता था, अब वो बच्चा दूसरी तरफ बिल्कुल शांत हो गया है। समय के साथ ना रवि के अंदर समझदारी बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रही थी। और अगर रवि के दिमाग के बारे में बात किया जाए ना तो अपनी उम्र से 5 साल ज्यादा बुद्धिमान वो बच्चा था। जब वो बच्चा नर्सरी में था ना तो वो बच्चा केजी के सम सॉल्व किया करता था। जब वो बच्चा केजी में था तो वो क्लास 1 और 2 के सम सॉल्व किया करता था। लोग तो उसकी बुद्धिमानी देख करके हैरान हो जाते थे। मोहल्ले वालों का तो ये भी कहना था कि होनहार बिरवान के हो चिकने पार। जो बच्चे तेजस्वी होते हैं ना उनके लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। घर वालों को तो भरोसा था ही साथ मोहल्ले वालों को भी भरोसा था कि जब रवि बड़ा होगा ना तो वो सबका
नाम रोशन करेगा। और यहाँ पर अगर रवि के परिवार के बारे में बात करें तो वो लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उसके परिवार में टोटल 5 लोग थे। रवि के पापा, रवि की मम्मी, रवि की बड़ी बहन, बीच में रवि और लास्ट में रवि की छोटी बहन श्रेया, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। रवि के पापा घर घर जाकर के सिलेंडर बेचा करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए रवि ने अपने 10th तक की स्कूलिंग स्टेट बोर्ड से ही पास कर ली और रवि का सपना था कि उसे डॉक्टर बनना है। रवि का ही नहीं, रवि के मम्मी पापा और रवि की दोनों बहनों का भी ये सपना था कि वो रवि को व्हाइट कोट में और साथ ही साथ स्टेथोस्कोप लटकाए हुए देखे। रवि अपने इस सपने के लिए बचपन से ही जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन सबको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितने ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। रवि ये सब चीजें समझता था, इसलिए जब उसने 11th क्लास में एडमिशन लिया ना, नीट की तैयारी उसने तभी से शुरू कर दी। नीट की तैयारी के लिए रवि ने कभी कोई कोचिंग या ट्यूशंस नहीं लिया, वो सेल्फ स्टडी करता था। स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उससे वो पढ़ाई किया करता था, साथ ही साथ यूट्यूब के हेल्प से वो बच्चा पढ़ाई करता था। एंड यू वोंट बिलीव, 12th पास जिस साल रवि ने किया है ना, उसी साल अपने पहले अटेम्प्ट में रवि ने नीट की परीक्षा क्रैक कर ली और उसे इंडिया का एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया क्योंकि उसके रैंक काफी ज्यादा अच्छे आए थे। अपने एडमिशन के लिए रवि अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। रवि के मम्मी पापा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, रवि की बहनें बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इतना ही नहीं, रवि के स्कूल वाले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि रवि अपने स्कूल का पहला बच्चा था जिसने नीट की परीक्षा में इतना अच्छा रैंक लाया था। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने नीट की परीक्षा क्रैक कर ली थी। पूरे मोहल्ले में उसके पापा ने मिठाइयां बांटी, पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ उठी कि चलो अब हमारे मोहल्ले से भी एक डॉक्टर साहब निकलेंगे। अब यहाँ पर देखो, रवि को जाना था अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एडमिशन लेने से पहले ना उसके मन में, साथ ही साथ उसके मम्मी पापा के मन में बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि उसके घर से रवि पहला बच्चा था जो कि पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला था। मम्मी पापा को बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं बाहर करके उनका इकलौता बेटा बिगड़ ना जाए, कहीं बुरी संगत में उसे भी दारू और सिगरेट के नशे की लत ना लग जाए। बहुत सारी चीजें चलती है। माँ बाप ने उसे कॉलेज में भेजने से पहले अपने पास बिठा करके काफी कुछ समझाया, काफी अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि बेटा देखो, कुछ भी हो जाए हम लोगों से कुछ मत छिपाना, कभी भी कोई भी परेशानी हो तो तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। अगर पैसे की जरूरत हो तो हमारे बारे में मत सोचना, बस एक बार मुंह खोलना, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी ना हमसे मांगना, लेकिन कभी कोई गलत काम मत करना। उन्हें पता था कि रवि कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हाँ, माँ बाप का दिल है ना यार, कितना भी समझाओ मानता नहीं है। अपने बच्चे की टेंशन तो सारे माँ बाप को होती ही है। इधर रवि के जाने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी और उसका सारा सामान फैमिली वालों ने पैक कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं रवि का जो मन था वो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि वो कभी भी अपने परिवार वालों से दूर रहा ही नहीं है। वो ये सोच सोच के टेंशन में आ गया था कि वो अकेले कैसे अपने परिवार वालों के बिना रहेगा। जो रवि अपने छोटे से शहर से बाहर एक कदम रखा नहीं है, वो बड़े से शहर में जाके कैसे खुद सरवाइव करेगा और सारी चीजों को वो अकेले कैसे मैनेज करेगा। और ऐसे देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रवि को जाना था। सारे फैमिली वाले रवि को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं और अभी ट्रेन के आने में टाइम था और जितना टाइम ट्रेन के आने में बचा हुआ था ना, बेचारा रवि सर झुका के कोने में बैठा हुआ था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके बैठा हुआ था कि अगर वो किसी भी फैमिली वाले से बात करता ना तो वो रो देता और उसको रोता देख सारे फैमिली वाले रोने लगते और वो ना रोते रोते नहीं जाना चाहता था, हंसी खुशी जाना चाहता था। ऐसे देखा जाना तो वेट करते करते ट्रेन भी आ जाती है और रवि ट्रेन पे चढ़ भी जाता है, लेकिन जैसी ही ट्रेन खुलती है ना, रवि अपने फैमिली में से किसी को भी मुड़ के नहीं देखता। वो किसी की शक्ल नहीं देखता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मुड़ के देखता तो वो रोने ही लगता। वो बेचारा चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और सीट पे बैठते ही वो अपना सर झुका के बहुत ज्यादा रोने लगता है। कहा जाता है ना, फूट फूट के रोना। यहाँ पर जो लोग रानी अपने परिवार से दूर गए होंगे ना, आप लोग भी इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे कि ट्रेन पर अपने फैमिली वालों को बाय कहना कितना ज्यादा टफ होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है कि पता नहीं वो लोग दोबारा घर वालों से कब मिलेंगे, कितने दिन के लिए मिलेंगे।
यहाँ रवि के लिए पूरी जो ट्रेन की जर्नी थी ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि वो अपने फैमिली के बिना कैसे रहेगा। मम्मी पापा की तो उसकी बहुत ज्यादा याद आने वाली है। साथ ही साथ इतनी उम्मीद से जो मम्मी पापा उसे बाहर रहने को भेजे हैं कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, हम लोगों का नाम रोशन करेगा, क्या मैं अपने मम्मी पापा के विश्वास पे खरा उतर पाऊंगा, ऐसे हजारों सवाल चल रहे थे। और ऐसे ही सोचते सोचते रवि उस शहर पहुंच जाता है। अब इधर से अगर देखे तो रवि के जो पापा थे अपने जान पहचान वालों से जुगाड़ करके रवि के रहने के लिए एक अच्छा सा फ्लैट का भी बंदोबस्त कर देते हैं। बस रवि को क्या करना था ना, उस एड्रेस पे जाना था और नीचे गार्ड अंकल से चाबी लेके फ्लैट पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर देना था। यहाँ पर हमने आप लोगों को एक चीज नहीं बताया जो कि हमें आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। जब रवि की परीक्षा क्रैक हो चुकी थी, नीट की परीक्षा, तभी उसके मम्मी पापा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बेटे को हॉस्टल में बाकी बच्चों के साथ नहीं रखने वाले, क्योंकि उन्हें डर था कि जो बड़े शहर के बच्चे होते हैं ना, वो लोग मिल करके मे बी रवि को डिस्क्रिमिनेट कर दे। क्योंकि जो रवि था एक छोटे शहर से बिलोंग करता था, तो कहीं रवि डिप्रेशन में ना चल जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गरीब बच्चों के साथ जो अमीर बच्चे होते हैं ना, वो बहुत भेदभाव करते हैं। और जो बड़े बड़े शहर के बच्चे होते हैं, ऐसा उनके मम्मी पापा का सोचना था कि उन लोगों को दारू, शराब, सिगरेट वगैरह की काफी लत होती है, तो संगत के कारण कहीं रवि को भी वही सब चीजों की लत ना लग जाए। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर पॉजिटिवनेस के लिए या फिर रवि की केयर और कंसर्न के लिए ही एक फ्लैट पहले से ही ले लिया था, ताकि उनका बच्चा आराम से उस फ्लैट में रहे, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और आराम से रवि वहीं रह करके अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पर रवि अपने पापा के बताए हुए एड्रेस पे चला जाता है और गार्ड अंकल से चाबी लेके जैसे ही ऊपर जाता है अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा खोलते ही उसे फ्लैट के अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है कि जैसे मानो कि वो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाएगा। उसे तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि जंगली जानवर सड़ गए हैं, मर गए हैं, और उसे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और बदबू के कारण ना ऐसा लग रहा था कि उसके नाक के जितने भी बाल है ना वो जल चुके हैं। लेकिन फिर भी रवि ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। उसे तो कमरे से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी और इतना गंदा फील हो रहा था ना कि उसने तो अपना सामान भी अंदर नहीं रखा था, वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आया था। वो तो अभी ये खोज रहा था कि मे बी इस कमरे के अंदर कोई जानवर मर तो नहीं गया है, आखिर इतनी गंदी बदबू आ कहां से रही है। और अगर देखा जाए ना तो वो जो फ्लैट की हालत थी वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कुछ सालों के बाद ये जो कमरा है ना वो खंडहर ही बन जाएगा। दीवारें पूरी तरह से टूटी हुई थी, पपड़ियां निकली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार भूकंप आता ना तो ये जो कमरे की दीवार है ना वो भी रवि के ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ पर देखो हमने आपको बताया ना कि रवि का परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। यार उतने बड़े शहर में ना एक फ्लैट अफोर्ड कर पाना या फिर फ्लैट का रेंट देना भी ना एक सिलेंडर बेचने वाले अंकल के लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर ये सब हटाओ, अब रवि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसे सबसे पहले उस गंदे से फ्लैट को साफ करना था। फ्लैट देख करके रवि का दिमाग तो खराब हो ही गया था, लेकिन उसने सोचा कि कौन सा उसे अपना जीवन यहाँ पर गुजारना है, कुछ साल रह करके पढ़ाई ही करनी है ना, जो कि वो कर लेगा। खैर अब रवि ना जैसे ही अंदर कदम डालता है ना उसे वॉमिटिंग आ रही थी। वो लड़का फिर से बाहर जाता है, ट्रॉली में से अपना टॉवल निकालता है जिसे हम लोग गमछा भी कहते हैं, उस गमछे से अपने नाक को अच्छे से लपेट लेता है और हर कोने में जा करके वो सड़ी हुई स्मेल जहां से आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मर गया है और सड़ गया है, उसे खोज रहा था। कहीं किसी कोने में बड़ा जानवर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उस घर के अंदर 20 कबूतर और मरे हुए कौवे मिले थे जो कि जमीन पे इधर उधर पड़े हुए थे। लेकिन वो ना एक भूतिया बंगला दिख रहा था। दिन में तो फिर भी इंसान उसके अंदर घुस सकता था, रात के समय पे ना कोई वहां नहीं जा सकता था। और फिर रवि से अकेले वहां की सफाई पॉसिबल नहीं थी। रवि दौड़ करके नीचे जाता है गार्ड अंकल के पास और गार्ड अंकल को बोलता है कि यार अंकल फ्लैट की हालत बहुत गंदी है, अगर यहाँ कोई साफ सफाई करने वाले हैं तो आप प्लीज मुझे उनका एड्रेस बताइए या नंबर दीजिए, मैं उन्हें ले करके आता हूँ और ऊपर फ्लैट की सफाई करवाता हूँ। गार्ड अंकल उन्हें एक अंकल का नंबर दे देते हैं जो कि बगल में ही रहते थे और साफ सफाई का काम करते थे। रवि उनको ले करके आता है और उनके साथ मिल करके सबसे पहले पूरे फ्लैट की सफाई करता है
और फ्लैट की सफाई करते करते रवि का वो जो पूरा दिन था ना वो बर्बाद हो चुका था। मतलब रात हो चुकी थी लेकिन बदबू आनी अभी भी खत्म हुई थी क्या रानी? बिल्कुल भी नहीं। साफ सफाई होने के बावजूद आप लोगों को तो अब ये लग रहा होगा कि रवि के सामने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बदबू अभी भी आ रही थी और वो बदबू के कारण ना अब रवि का जो सर है वो भारी हो चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि उस बदबू के अलावा रवि को किसी चीज की स्मेल आ ही नहीं रही है। वो अपने कमरे का चप्पा चप्पा छान लेता है, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं था कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। लेकिन फिर भी रवि बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का मन में ठान लिया था। वो कमरे को दोबारा से चेक करता है, खिड़की के बाहर झांक के देखता है, बालकनी में झांक के देखता है। इवन बालकनी में ना 2-3 गमले पड़े हुए थे, उसे भी वो उठा के देखता है कि इसके नीचे कुछ चिपका हुआ तो नहीं है जिससे बदबू आ रही है। छज्जे पे चढ़ के देखता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। लेकिन उसे एक चीज ना बहुत ज्यादा खटक रही थी। ऐसे देखा जाए तो बदबू पूरे कमरे से आ रही थी, लेकिन जो बाथरूम वाला एरिया था ना उससे तो कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही थी। मतलब बाथरूम में तो वो जा ही नहीं पा रहा था, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। वो ना सोचता है कि मे बी जो बाथरूम का पाइप है ना उसमें ब्लॉकेज आ गई होगी, या फिर कमोड में ना कुछ चीज गंदगी फंस गई होगी जिसके कारण इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो आज रात हम जैसे तैसे काट लेते हैं, कल प्लम्बर को बुलाएंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे भी आज हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। रात जैसे तैसे रवि काट लेता है। अगले दिन प्लम्बर भी आता है, लेकिन प्लम्बर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है। पाइप में भी ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं था, कमोड भी सही काम कर रहा था और जो पाइप में पानी था या फिर नल का पानी था वो भी अच्छा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो स्मेल रवि को आ रही थी ना वो उस प्लम्बर को आ ही नहीं रही थी। प्लम्बर तो ये बोल रहा था कि भैया कौन सी बदबू आ रही है, सब कुछ तो ठीक है। और इस कंफर्मेशन के लिए वो गार्ड अंकल को भी ऊपर लेकर के आता है कि गार्ड अंकल आप यहाँ पर खड़े होकर के देखिए तो कि आपको बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। उस गार्ड अंकल को भी बदबू नहीं आ रही थी। फिर ये कौन सी स्पेशल बदबू थी जो केवल रवि के लिए ही बनी हुई थी? एक दिन बस उस फ्लैट में रवि ने स्पेंड किया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था ना कि उसके पूरे बॉडी से वो गंदी सी बदबू आ रही है। वो स्मेल उसके पूरे जहन में बस गई थी। पहला दिन कॉलेज का था, वो बहुत अच्छे से कॉलेज गया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था ना कि वो स्मेल स्टिल उसके नाक में है और उसके साथ ही वो स्मेल आ रही है जा रही है। वो स्मेल ऐसा लग रहा था कि रवि का तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और इस चीज के कारण रवि का जो पहला दिन था उसके कॉलेज का वो इतना बर्बाद गया ना। पहली बात, स्मेल के कारण रात भर उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो कॉलेज से घर लौटता है, रास्ते में उसने खाना खा लिया था कि बदबू इतनी ज्यादा थी ना कि घर में बैठकर तो वो खा ही नहीं सकता था। और घर आ करके सबसे पहले उसने रानी किसको कॉल लगाया? मम्मी को कॉल लगाया कि अब ये जो दुविधा खड़ी हुई है ना इसका सॉल्यूशन मेरी माता श्री ही दे सकती है। उसने मम्मी को कॉल लगा के सारा सिनेरियो बता दिया कि देखो मम्मी, हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना, पता नहीं ये पापा कहाँ से निकाल के लाए हैं। उन्हें इस शहर में और कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिला, इसमें से इतनी गंदी बदबू आती है ना। फिर मम्मी ने रवि को ये सॉल्यूशन दिया कि मे बी ये जो फ्लैट का कमरा था वो बहुत दिनों तक बंद था ना, जिसके कारण यहाँ से हवा पास नहीं कर रही थी। इस फ्लैट में वेंटिलेशन भी अच्छी तरह से नहीं है, और जब फ्लैट खाली होता है ना तो क्या होता है, कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और बहुत सारे चिड़िया मरी हुई भी थी ना। इस कारण से हो सकता है इस फ्लैट से ना तुम्हें बहुत गंदी स्मेल आ रही होंगी। तो अब से तुम एक काम करना, 24 घंटे अपने फ्लैट का जो खिड़की है, दरवाजा है, उसे खुला रखना और टाइम टू टाइम सुबह और शाम ना तुम धूप दिखाना, अगरबत्ती दिखाना। इससे पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी, तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जो भी स्मेल है वो 1-2 दिन में चली भी जाएंगी। यहाँ पर रवि अब जब भी कॉलेज जाता था ना उसे कॉलेज से वापस अपने फ्लैट में लौटने का मन ही नहीं करता था। लेकिन बेचारा कितना टाइम बाहर बिताएगा, क्योंकि लौट करके घर पे तो आना ही था। अगर रास्ते पे वो ज्यादा समय बिताएगा तो पढ़ाई लिखाई तो उसकी चौपट ही हो जाएगी। वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, परेशान हो चुका था, उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। मेंटल पीस की तो वाट लग गई थी। घर पे वो कॉल कर भी नहीं सकता था, बार बार एक ही चीज बता भी नहीं सकता था, अदरवाइज उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते। और इतने बड़े शहर में फिर से दूसरा फ्लैट लो, उसका रेंट लो, अलग टाइप का झमेला हो जाता है। तो रवि खुद से कुछ चीजें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर नींद पूरी नहीं होने के कारण और उस फ्लैट की गंदी स्मेल के कारण अब रवि की तबीयत
तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी। कुछ दिन तक तो रवि ने मैनेज किया, वो उसी खराब तबीयत में कॉलेज भी जाया करता था, पढ़ाई भी किया करता था, लेकिन अपनी बॉडी से जबरदस्ती फंक्शन करवाने के कारण रवि की बॉडी ने जल्द ही जवाब दे दिया और रवि की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रवि को ना चाहते हुए भी घर में इन्फॉर्म करना पड़ा और ये खबर सुन करके रवि के घर वाले बहुत परेशान हो गए थे कि एक तो उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा, बाहर रहते हुए उसे 1 महीना भी नहीं हुआ कि रवि की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। दौड़ते भागते उसकी माँ रवि के फ्लैट पर पहुंचती है और जब उसकी माँ पहुंचती है ना तो उसकी मम्मी को भी कोई स्मेल नहीं आता है। रवि अपनी माँ के आने से काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि जब से वो नए शहर में गया था ना उसकी लाइफ में केवल नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी तो कहीं से नहीं आ रही थी। लेकिन अपनी माँ की एक झलक देखकर ही ना रवि की लाइफ से सारी नेगेटिविटी यूं छू मंतर हो गई थी। माँ के आने से रवि काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन एक दिन की बात है, देखो होता क्या है, जब रवि अपने बाथरूम में गया ना तो बाथरूम से जब वो नहा करके लौटा तो उसके पीठ पर ना काफी ज्यादा नाखून के निशान थे। ये नाखून के निशान देखने के बाद रवि की मम्मी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा ये तुम्हें नाखून कहाँ से लग गए हैं, कैसे नहाता है तू, अपने ही नाखून को अपने खुद से तूने मार लिया है क्या। रवि ने बोला कि नहीं मम्मी पता नहीं, खुजली तो मेरे को हमेशा होती है, पेन तो हमेशा होती है, लेकिन मेरे को क्या लगा था ना कि यहाँ का पानी ठीक नहीं है, मेरे को सही से सूट नहीं कर रहा है, मेरे को हमेशा से जब से मैं शहर में आया हूँ ना मुझे ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पर मैंने कभी पीछे देखा नहीं। उसकी मम्मी बताती कि बेटा तेरे पीठ पे ना नोचने के निशान है, पूरे बॉडी में रवि के रैशेस हो गए थे और वहां के पानी से भी ना बहुत गंदी स्मेल आती थी। जगह जगह का पानी होता है ना, कहीं की पानी अच्छी होती है, कहीं की पानी अच्छी नहीं होती है और हर जगह की पानी सबको सूट नहीं करती है। लेकिन इस चीज के बाद ना रवि की मम्मी थोड़ा टेंशन में आ गई थी और वो ना सोच लिया था उन्होंने कि वो घर जाएंगी, अपने पति से बात करेंगी और रवि का फ्लैट चेंज करवाएंगी क्योंकि वो देख रही थी कि उनका बेटा उस फ्लैट में खुश नहीं है। 10-15 दिन रवि की मम्मी वहां रहती हैं और उसके बाद जब रवि की तबीयत ठीक हो जाती है ना तो उसकी मम्मी वापस अपने होम टाउन लौट जाती है और रवि अकेले अब उसी फ्लैट में था। लेकिन हाँ, मम्मी के जाने के बाद से ना अब रवि के अंदर एक बहुत वियर्ड चेंज आई थी। जो रवि पहले कभी उस फ्लैट में रहना नहीं चाहता था, वो बहाने खोजता था ताकि वो उस फ्लैट से दूर रह सके, अब वो रवि बाहर नहीं जाता था, वो दिन भर उसी फ्लैट में रहा करता था। साथ ही साथ उसकी तबीयत फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। पता नहीं रानी, इस कहानी को बोलते हुए भी ना मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। रवि की तबीयत खराब रहा करती थी, रवि का सिर 24 घंटे भारी रहा करता था, साथ ही साथ उसके जो कंधे थे ना, यहाँ इन कंधों में बहुत ज्यादा पेन होता था, बॉडी में हमेशा कहीं भी नोचने के निशान दिखते थे। और जिस दिन उसकी मम्मी वहां से गई उसी रात रवि ने एक सपना देखा। वो सपना था या हकीकत था पता नहीं, लेकिन रवि ने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी मैं ना तुमको अभी भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, पता तुम जब गई ना तो मैंने देखा कि रूम में तुम ही हो। उसकी मम्मी बोली अरे पागल, जितना माँ का मोह था अब वो तू छोड़ दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन रवि ने अपनी माँ की इस पढ़ाई वाली बात पर कुछ रिप्लाई नहीं किया क्योंकि जब से उसकी मम्मी अपने शहर गई थी रवि तो कॉलेज ही नहीं गया था। ना रवि को पढ़ाई करने का मन करता था, ना रवि को खाना खाने का मन करता था। मिक्सचर बिस्किट खा खा करके वो लड़का बस अपने समय का गुजारा करता था, अपना पेट भरा करता था। अब हालत ऐसी हो गई थी ना कि रवि को फ्लैट से बाहर निकलकर कहीं पर भी जाने का मन नहीं कर रहा था, खासकर कॉलेज। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस दिन भर फ्लैट पे अपने बिस्तर पे लेटा रहे, पड़ा रहे, कोई कुछ काम ना करे। इनफैक्ट उसे खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे ये चीज खुद में समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये सारी चीजें उसके साथ हो क्यों रही है। वो हमेशा ना अपने मन में खुद ही लड़ता कि नहीं नहीं हम कल अच्छे से उठेंगे, अच्छी तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करता कि कल उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपना जो भी लाइफस्टाइल है उसको ठीक करेंगे, कॉलेज जाएंगे। लेकिन अगला दिन होता और अगले दिन होते ही ना उसका जितना भी मोटिवेशन था सब कुछ डाउन हो जाता। वो फिर से बेड पे पड़ा ही हुआ था। उसको ऐसा फीलिंग आ रहा था ना कि जैसे कोई एनर्जी है, कोई चीज है जो कि उसको फ्लैट के अंदर कैद करके रखना चाह रही है। वो नहीं चाह रही कि रवि इस कमरे से, इस फ्लैट से ना बाहर जाए। मतलब रानी हम लोग कह सकते हैं कि रवि एनर्जीज के चंगुल में फंस चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस चंगुल से छुटकारा ले भी तो कैसे ले।
इतना ही नहीं दीदी, साथ ही साथ रवि के साथ क्या हो रहा था ना, वो जब से उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था ना, उसके अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। साथ ही साथ जितने भी सुसाइडल्स और गंदे थॉट्स होते हैं ना, कि भाई वो अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा है, उसका जो भी लाइफ है ना वो वेस्ट है, ना ही कॉलेज जा रहा है, बस अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहा है। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ खत्म कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग था कि ये सारे थॉट्स पे ना वो काबू पा रहा था। लेकिन ये सारी चीजों की भी एक लिमिट होती है ना। मतलब यहाँ पर बेचारे रवि को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ में जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों से बाहर कैसे आना है। क्योंकि अगर वो हेल्प मांगे भी तो किससे मांगे, नए नए शहर में अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था, फ्लैट में भी वो बेचारा अकेले रहता था। घर पे फोन करेगा तो घर पे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, बड़ी दीदी से वो चीजें शेयर नहीं कर सकता था। हाँ, श्रेया के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो रवि ने श्रेया को कॉल किया। श्रेया को कॉल करके रवि ने बताया कि बहन देखना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस शहर में, मैं कोई शहर में नहीं रहना, लेकिन मैं इस शहर को छोड़ करके जाना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, कोई चीज है जो उसे नहीं करनी है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो चीज कर रहा है। कोई चीज है जो उसे वो चीज करने पर मजबूर कर रही है, कोई चीज है जो रवि को उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद करने पे मजबूर कर रही है, उसे पढ़ने नहीं दे रही है, उसे दुनिया से दूर कर रही है, एक कोने में बस उसे समेट करके रखना चाह रही है। श्रेया ने रवि को बोला कि देखो भैया, हो सकता है ना कि ये तुम्हारा पहली बार है घर से दूर, तो मे भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक जिंदगी के इतने सारे साल तुमने हम लोगों के बीच में बिताया है। जब तुम घर से बाहर जाते थे, मम्मी पापा मैं या दीदी होती ही थी, जब तुम घर आते थे तो भी हम लोग घर में तुम्हारे लिए रहते थे। अभी क्या है कि तुम अकेले रह रहे हो, तो तुम्हें हमारी कमी महसूस हो रही होगी। तो देखो, इन सब चीजों को खुद पे हावी मत होने दो, क्योंकि कब तक तुम लोगों के सहारे जीवन में आगे चलोगे, कभी ना कभी तुम्हें माँ बाप का, बहनों का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, जीवन में तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और भाई अभी तो तुम्हें एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, यहाँ 1 महीने में तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, तो ये लड़कियों जैसे नखरे करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि हम लोग सभी लोग वेट कर रहे हैं तुम्हें व्हाइट कोट में देखने के लिए। रवि अपनी बहन से बात करके थोड़ा मोटिवेट तो होता ही है, लेकिन फिर से बात करने के बाद वो वही सब नेगेटिव थॉट्स के चंगुल में फंस करके रह जाता है। दीदी अगर देखा जाए ना, तो ये सारी चीजें ना खुद में ही बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर आप अकेले हो और आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, और इतने अगर गंदे गंदे थॉट्स आए ना, तब तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। और साथ ही साथ आपको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। रवि अपने दिल और दिमाग से तो अलग से लड़ाई कर ही रहा था, पर इसके साथ ही साथ ना उसके साथ अब स्टार्ट होती है भूतिया एक्टिविटीज। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या लग रहा है कि रवि के साथ जो भी चीजें हो रही थी वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं। आज तक हमने आपको जितनी भी कहानियां सुनाई है हॉरर रिलेटेड, माय गॉड मेरे को गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं, उसमें हमने क्या बताया है कि जब भूत अटैक करता है तो डायरेक्टली वो अटैक दिखता है। लेकिन आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो भूत होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वो कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपको पागल बना देते हैं। सेम यही रवि के साथ भी हुआ था। यहाँ पर देखो, रवि दुनिया से कट कट के रहने लगा था। सबसे पहले एनर्जीज ने क्या किया, उसके दिमाग पर कब्जा किया, दुनिया से उसे काट करके रख दिया, सेल्फ डाउट करवा दिया, निठल्ला निकम्मा करार कर दिया। अब रवि ना खुद के नजरों में निकम्मा बन चुका था, निठल्ला बन चुका था। जिस रवि पर मोहल्ले वालों को भरोसा था कि वो लड़का डॉक्टर बन के आएगा, उस रवि को तो अब खुद पर भी नहीं भरोसा था। उसे तो अब लग रहा था कि वो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा। उस बाप ने, जिसने एक एक पैसा बटोरा था अपनी बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, किस मुंह से वो अपने बाप के सामने जाकर के खड़ा होगा। खैर यहाँ पर देखो, रवि डेली जंग लड़ता था कि नहीं, अगले दिन से उसे सब कुछ ठीक करना है। जो भी रवि के साथ हो रहा है ना, रवि उस चीज को खुद के ऊपर हावी नहीं करने देना चाहता था। रवि से जितनी लड़ाई हो सकती थी वो बेचारा लड़ रहा था। और एक दिन रवि ने डिसाइड किया कि नहीं, वो कॉलेज जाएगा और अपनी पढ़ाई करेगा। सवेरे सवेरे रवि टाइम पर उठ जाता है। तबियत तो बेचारी की थोड़ी सी खराब थी ही, लेकिन जैसे ही रवि वॉशरूम में जाता है ना नहाने के लिए, अभी वो शार के नीचे खड़ा था, नहा ही रहा था, तब तक क्या लगता है कि ऊपर से कोई हाथ आता है जो कि रवि के फेस को ऐसे पकड़ता है। और रवि यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि अधनंगी अवस्था में वो बाथरूम से भागता है और कमरे में जाकर के दुबक करके बैठ जाता है। रवि को ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसका गला घोटने की
की कोशिश की। जस्ट इमेजिन आप अकेले एक घर में और आपके साथ सेम यही चीज हो, आपकी क्या हालत होगी। हम लोग तो इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी देखो यहाँ पर रवि ने हार नहीं मानी थी। रवि को अभी भी क्या लग रहा था ना कि उसे किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत थी। ये सब चीजें जो उसके साथ हो रही है ना, शायद रवि के थॉट्स में हो रही हैं, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। और रवि ने सोचा भी था कि वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि उसके सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले थे। अटेंडेंस बिल्कुल कम था, तो उसे अपने अटेंडेंस पूरे करने थे, अदरवाइज सेमेस्टर में वो डिटेन्ड हो जाता। बेचारा रवि शरीर को वैसे ही पोंछ करके बाहर निकलता है, कॉलेज जाता है, क्लास अटेंड करता है, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है बाहर से ही वो खाना खा करके आता है। और जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला ना, उसे क्या लगा, फ्लैश की तरह 4-5 लोग दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़े हो गए हैं। रवि डर गया, वो दरवाजे से पीछे की ओर भाग जाता है, लेकिन फिर रवि क्या देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर और एक अचंभा वाली चीज हुई थी कि जिन जिन लोगों का चेहरा रवि को अभी दिखाई दिया फ्लैश में, आप खुद सोचो 1 सेकंड के फ्लैश में अगर आपको कुछ दिखाया जाए तो आपके जहन में वो चीज नहीं बसती है, आपको वो चेहरा नहीं याद होगा। लेकिन रवि को उन 5-6 लोगों का चेहरा अच्छे से याद था, और उसी में एक चेहरा, वो चेहरा था जो रवि ने पहले भी देखा हुआ था। गेस करो कब? आई नो आप लोग गेस नहीं कर सकते हो। तब जब रवि को लगा था उसने अपनी माँ का सपना देखा, जब उसकी माँ छोड़ करके अपने शहर गई हुई थी, उसमें से एक वही चेहरा था। यहाँ पर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और रवि को लगता है कि नहीं, उसे साइकाइट्रिस्ट के पास अब जाना ही चाहिए। रवि साइकाइट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट भी लेता है, लेकिन अपॉइंटमेंट 2 दिन की बात की थी। यहाँ 2 दिन के बीच में रवि के साथ और भी घटनाएं होती है। जैसे वो कमोड में बैठता था ना, तो लगता था कि कोई उसके लैप में आकर के बैठ गया है। जब भी वो खाना बनाता था अपने किचन में, तो लगता था कोई 24 घंटे उसके कंधे पे सवार है, उसकी पीठ पे बैठा हुआ है। और जो लोगों की परछाई उसे नजर आती थी ना, वो अब दिन दहाड़े 24 घंटे उसे नजर आती थी। ऐसा लगता था ना कि एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है और वो कमरे में इधर से उधर चल रही है और वो रवि को देख रही है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। रवि जब टैप खोलता था ना, तो उसमें से हू ऐसे गूंज की आवाज आती थी। ऐसा लगता था कि उसके कॉरिडोर में 2-3 बच्चे दौड़ रहे हैं, 2-4 आदमी है। रवि पागल हो चुका था। बेचारा रवि ये सब बताए भी तो किसको बताए, अदरवाइज जो भी गार्ड अंकल थे या उसके परिवार वाले थे, सब लोग उसको पागल करार देते। ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं अब रवि के साथ तो घट ही रही थी, पर साथ ही साथ बाथरूम में ना उसका सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। सारी चीजें ना एकदम हद से पार हो गई थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना अब रवि पागल हो गया था। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर उसके साथ हो क्यों रहा है। एक टाइम के बाद वो तो रिएक्ट करना भी बंद कर दिया था, एकदम चुप, न्यूट्रल और शांत हो गया था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। खासकर वो जो 5-6 शक्ल उसे दिखाई दे रहे थे ना, उसको देख के भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था। वो ये जानने की कोशिश भी नहीं करता था कि आखिर ये लोग है कौन और उसके फ्लैट में क्या कर रहे हैं। वो चुपचाप से बैठा हुआ रहता था। साथ ही साथ वो ये तक देखता था और बर्दाश्त करता था चुपचाप कि वो जो भी एनर्जीज है ना, वो उसके बाथरूम के गेट बंद होते हुए भी आर पार हो जा रहे हैं, दीवार के बाहर निकल जा रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए ये सारी चीजें न्यूट्रल थी। वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। मतलब यहाँ पर रानी तुम देखो, एनर्जीज किस कदर किसी के दिमाग पर हावी हो जाती हैं और किस कदर उस इंसान को पागल कर देती है, जैसे उन्होंने रवि को पागल किया था। यहाँ पर देखो अब रवि करता क्या है। एक रात रवि अपनी सबसे छोटी बहन श्रेया को फोन लगाता है और श्रेया को फोन लगा के वो जोर जोर से रोने लगा। श्रेया ने बोला कि भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तब रवि ने उसे बताया कि एग्जाम में वो डिटेन हो गया है, उस सेमेस्टर में वो डिटेन हो गया है, जिस कारण से उसे वो सेमेस्टर फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। यहाँ श्रेया को भी विश्वास तो नहीं हुआ कि आखिर उसका भाई डिटेन हो कैसे सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को हौसला बढ़ाया और उसने बोला कि अरे भैया कोई बात नहीं है, हम सब लोग डिटेन होते रहते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी नहीं तो अगले बार एकदम टॉप होकर के दिखाना। लेकिन यहाँ पर रवि श्रेया की कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं था। वो बस श्रेया को बोले जा रहा था कि यार श्रेया, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी की भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता हूँ, मेरा जन्म लेना ही बर्बाद है, मैं कोई काम का नहीं हूँ। श्रेया उसे डांट करके बोलती है, भैया यार कुछ भी बोल रहे हो, किसने आपको ऐसा बोला।
तब यहाँ पर रवि बहुत वियर्ड सी चीज बोलता है श्रेया को। रवि बोलता है सारे लोग कहते हैं। श्रेया ने बोला कौन से सारे लोगों ने कह दिया तुमको? तब यहाँ पर रवि बोलता है यहाँ पर जो आदमी है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ, माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, बहनों के ऊपर बोझ हूँ, बस सबके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। यहाँ पर श्रेया को समझ में नहीं आया कि आखिर रवि किस इंसान की बात कर रहा है, कौन से बच्चों की बात कर रहा है। रवि ने तो यहाँ पर श्रेया को यह भी बताया कि श्रेया तू विश्वास नहीं करेगी, मेरे साथ इस घर में, इस फ्लैट में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना जो मैं किसी को भी बताऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूं, मैं तुझे नहीं बता रहा वरना तू भी मुझे पागल कहेगी और फोन कट कर देगी। श्रेया बोलती है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा फोन नहीं कट करूंगी, मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तब यहाँ पर रवि श्रेया को हर एक चीज बताता है कि जब वो नहाने जाता है तो कोई उसका गला घोटता है, वो अपने आंखों के सामने अपने ही फ्लैट में, अपने ही कमरे में, किचन में, बाथरूम में 4-5 अननोन लोगों का चेहरा देखता है, वो भी क्लियरली। प्रेग्नेंट औरत को देखता है, 2-4 बच्चों को दौड़ते हुए देखता है, साथ ही साथ वो जो लोग हैं ना, पता नहीं कौन है, दरवाजा बंद होते हुए भी आर पार चले जाते हैं। श्रेया को यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड लगा। श्रेया को अब क्या लग रहा था ना कि उसका भाई शायद किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। श्रेया को अभी भी यहाँ पर भूत पिशाच वाली चीजें नहीं लगी थी, क्योंकि यार आज के टाइम पे कौन ही इन सब बातों पर विश्वास करता है। श्रेया को लग रहा था कि शायद रवि को हेल्प की जरूरत है। श्रेया ने रवि को कंसोल किया, उसने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, ये सब चीजें होती रहती है, मेरे साथ भी होती है, मुझे भी 4-5 लोग दिखाई देते हैं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, आराम से जाकर के सो जाओ। फिर रवि बोलता है कि देखना श्रेया, वो 4-5 लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं और फिर से मुझे बोल रहे हैं कि मैं निकम्मा हूं, मैं निठल्ला हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, मुझे मर जाना चाहिए। और इतना कहते कहते रवि क्या चिल्लाने लगा ना, अरे मत कूदो, अरे मत कूदो, श्रेया देखो वो लोग कूद रहे हैं। और ऐसा कहते कहते रवि दौड़ने लगा और 4th फ्लोर से नीचे। श्रेया को यहाँ पर समझ नहीं आया कि लाइन पर रहते हुए श्रेया ने अपने भाई को ऑलमोस्ट खो दिया। आधी रात को अब अगर श्रेया हेल्प के लिए फोन करती भी तो किसको करती? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर में अपने माँ बाप को बताए या किसको बताए, क्योंकि उसके माँ बाप सो रहे थे। मेरा गला भर रहा है यार, मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है। हिम्मत करके श्रेया अपने माँ बाप के पास जाती है, अपने माँ बाप को ये खबर देती है, ऑल्दो उसे पता था कि उसके मम्मी और पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। श्रेया के पापा तुरंत से उस गार्ड अंकल को फोन लगाते हैं जिनके पास चाबियां थी। गार्ड अंकल जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं ना, उन्होंने बोला कि आपका बेटा यही है, लेकिन आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी जान गंवा दी है। श्रेया ने यहाँ पर अपने पापा से ये भी बोला कि पापा, भैया चिल्ला रहा था कि 4-5 लोग और भी कूद रहे हैं, कोई और भी नीचे है क्या? अंकल ने, गार्ड अंकल से ये सारी चीजें पूछी, लेकिन उस जगह पे रवि के अलावे कोई भी नहीं था। सारे लोग अगले दिन उसके फ्लैट पर जाते हैं, रवि की बॉडी को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी क्रियाक्रम वगैरह होता है वो किया जाता है। लेकिन श्रेया के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर नहीं थे। श्रेया को कहीं ना कहीं लग गया था कि उसका भाई मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है जिसका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब श्रेया ने जो रवि के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन किया था, सारी चीजों को जाकर अपनी मम्मी पापा को बताया। यहाँ पर जो रवि की मम्मी थी, उन्होंने भी पहले जो भी घटनाएं हुई थी ना रवि के साथ, जिसको उसकी मम्मी नजरअंदाज करते आ रही थी, वो पीठ पे खरोचों के निशान, साथ ही साथ रवि को जो गंदी सी स्मेल आती थी, सारी चीजों को वो याद करने लगी। और फिर जाकर लास्टली उन लोगों ने सारे तारों को जोड़ा। सारे तारों को जोड़ने में उन्हें भली देर हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता चल चुका था कि मेरा बेटा पागल नहीं था और उसे कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि ये जो पूरा मामला था ना, उसी के अंदर गड़बड़ी थी। अब वो लोग बस ये चाहते थे कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है और आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही थी। एटलीस्ट हमको इसको जानने का तो हक होना ही चाहिए। वो लोग तुरंत से ना, जो फ्लैट के गार्ड अंकल थे, उनको कॉल लगाते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं सारा सच बोलने के लिए। थोड़ा बहुत प्रेशराइज करने के बाद और धमकी देने के बाद गार्ड अंकल भी सारा जो मामला था वो उन लोगों के सामने खोल के रख देते हैं। और गार्ड अंकल ये बताते हैं कि आज से करीब 20 से 25 साल पहले जब ये फ्लैट बन रहा था ना,
तो थर्ड फ्लोर तक तो अच्छी तरह से बन चुका था, लेकिन जब फोर्थ फ्लोर बन रहा था ना तो अचानक से पता नहीं क्यों सीमेंट में भी कुछ मिलावट हो गई थी, अच्छी क्वालिटी की ना ईंटें नहीं थी, जिस कारण से जब फोर्थ फ्लोर बन रहा था वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से वो बिल्डिंग चौपट हो जाती है। और जब वो फोर्थ फ्लोर गिरता है ना, उस फोर्थ फ्लोर पे उस टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी, 2 अंकल और साथ ही साथ उस प्रेग्नेंट लेडी के 2 और बच्चे भी मौजूद थे। और जब वो बिल्डिंग गिरी ना तो वे सारे गिर जाते और उनकी गिर के मौत हो जाती है। और मौत के बाद उनकी जो आत्माएं थी बिल्डिंग में रह रहे सारे लोगों को दिखाई देने लगी थी और हॉन्ट करने लगी थी। गार्ड अंकल ने रवि के फैमिली को ये भी बताया कि हम भी सुने थे कि यहाँ पर कुछ आत्माएं हैं जो लोगों को परेशान कर रही है, पर ये सारी आत्माएं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे इसके बारे में तो हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। यहाँ पर रवि के परिवार वालों के पास ना अफसोस करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। वो लोग किसको दोषी देते, पुलिस पे जाके किसके बारे में वो लोग कंप्लेन करवाते कि एक आत्मा है जिसने मेरी बेटे की जान ले ली? ऐसा तो होता नहीं ना है। वो लोग चुपचाप से घर आ जाते हैं। और आज भी इस हादसे को 4 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग रवि के इस हादसे से उभर नहीं पाए हैं। यहाँ पर रवि की जो छोटी बहन है श्रेया, उसने हमें ये भी बताया कि पता है दीदी, वहां पर रह रहे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन 4-5 आत्माओं के अलावे रवि की भी आत्मा उसी फ्लैट में भटकती है। कई बार तो श्रेया का मन होता है कि वो जाए अपने भाई से मिलने, बस ये देखने की सही में रवि वहां है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बेचारी अपने भाई से अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी। लेकिन श्रेया ये भी जानती है कि मरने के बाद आत्माएं किसी को भी नहीं पहचानती। और वैसे भी अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जीवन और मृत्यु 2 अलग अलग चक्र है, चाह कर भी आप उसे मिला नहीं सकते हैं। श्रेया और उसका परिवार आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इसी चीज के लिए खुद को कोसता है ना कि क्यों उन्होंने उस बिल्डिंग के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की। श्रेया के पापा को क्या पता था कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जर्जर अवस्था में है, दैट्स वाई उस बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और कम रेट में वो बिल्डिंग मिल रही थी, दैट्स वाई उन्होंने वहां पर रवि के लिए एक कमरा ले लिया था रेंट पर। लेकिन आप बच्चों, आप लोग ध्यान देना, अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हो ना तो प्लीज जिस भी जगह पर रह रहे हो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, तब ही रहना। यही थी आज की कहानी। आई होप कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कहानी पसंद आए तो रानी, इस वीडियो को आप लोग लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय।